गुनाह के पीछे की साजिश और हर साजिश के पीछे का सच बेपर्दा होता है। यहाँ जुर्म की दुनिया पर पैनी नजर है हमारी, ताकि आपको कर सकें आने वाले खतरे से आगाह और आप रह सकें महफूज। इसी मकसद के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं, प्रभात पांडे। आज हम आप बेपर्दा करेंगे उस सफेद पोश का राज जो एक तरफ तो सिपाहियों की सुरक्षा में चलता था और दूसरी तरफ उन्हीं के दुश्मनों की फौज तैयार कर रहा था। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सफेद पोशों का जरायम की दुनिया से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन इस खद्दरधारी ने तो बड़े बड़े डॉन को भी मात दे दी। विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन गया, लेकिन कई महीनों तक हुकूमत चलाने के बाद पता चला कि पुलिस की सुरक्षा में रहने वाला वो मंत्री उग्रवादियों की फौज तैयार कर रहा है। इस आरोप ने पहले कुर्सी छीन ली और आज की रात से जेल की रोटी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जानते हैं इस नेता का नाम क्या है? योगेंद्र साव। योगेंद्र साव पर कसने लगा कानून का शिकंजा। कानून के फंदे में फंसने लगे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। नक्सलियों के साथ मानव तस्करों से रिश्ते की भी होगी जांच। कानून की गिरफ्त में आने के बाद योगेंद्र साव बुधवार को इसी गाड़ी से हजारीबाग कोर्ट पहुंचे। इसके पहले वो जब भी हजारीबाग आते थे, उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला होता था, लाव लश्कर होता था और सड़कों पर समर्थकों का सैलाब नजर आता था। लेकिन इस बार उसी हजारीबाग में योगेंद्र साव बतौर अपराधी पुलिस की सख्त सुरक्षा में पहुंचे थे। चेहरे पर कानून का खौफ साफ नजर आ रहा था और चाल रहीम। नक्सलियों से रिश्ते रखने और उन्हें मदद पहुंचाने के आरोपी योगेंद्र साव को सीआईडी ने हजारीबाग एसडीजेएम कोर्ट में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत में पेश किया, जहां योगेंद्र साव ने खुद को बीमार बताते हुए ये गुहार लगाई कि मुझे इलाज के लिए रिम्स या फिर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये मांग खारिज कर दी। पुनः जो है सो इलाज की बात लिखी गई तो मुझे पुनः रिम्स के लिए या तो एम्स भेज दिया जाए ट्रीटमेंट के लिए। उनकी सारी बातों पर सुनवाई करने के पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया कि अभी इलाज की व्यवस्था तत्काल आपकी यहीं की जा रही है। आफ्टर दैट जैसा जेल के डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा, देन न्यायालय पुनः उस पर विचार करेगी कि आपका बेटर ट्रीटमेंट के लिए मुझे क्या करना है। आपको बता दें कि सितंबर के पहले हफ्ते में हजारीबाग से झारखंड टाइगर और झारखंड बचाओ आंदोलन नाम के नक्सली संगठन से जुड़े 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राजकुमार और प्रभात नाम के नक्सली ने यह खुलासा किया था कि योगेंद्र साव ने ही दोनों संगठन बनवाए थे। उन्होंने ही संगठन के लिए हथियार दिए थे और उन्हीं के इशारे पर संगठन के उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोप लगने के बाद बड़का गांव से विधायक योगेंद्र साव को झारखंड के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गए। मगर उन पर लगे आरोपों की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने बीते रविवार को उन्हें दिल्ली से धर दबोचा, लेकिन सोमवार को रांची पहुंचने के बाद योगेंद्र साव की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हजारीबाग कोर्ट ले जाने की जगह रांची रिम्स में भर्ती कराना पड़ा। तबीयत में सुधार के बाद उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन योगेंद्र ने फिर से रिम्स में भर्ती कराए जाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान आज उनको क्या किया गया है, उनके द्वारा तो प्रिस्क्रिप्शन को रेफर किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि पुनः हमको जो है रिम्स भेज दिया जाए, एम्स भेज दिया जाए पुनः इलाज के लिए, जहां हम इलाजरत थे। इन दौरान उनकी सारी बातों पर सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि अभी तत्काल आपके इलाज की जो है सुव्यवस्था ये हजारीबाग में की जा रही है और यहाँ से जेलर में जेल में जो नियुक्त डॉक्टर है उनका जैसा रिपोर्ट आएगा, देन उस पर हम अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उनको जो है सो हजारीबाग सेंट्रल केंद्रीय कारा में भेजने का जो है सो आदेश दिया गया।
कांग्रेस विधायक योगेंद्र साव की मांग ठुकराने के साथ ही कोर्ट ने सीआईडी को यह आदेश दिया है कि ट्रांजिट रिमांड खत्म होने से पहले उन्हें गुरुवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाए, जहां योगेंद्र साव के साथ उन नक्सलियों को भी पेश किया जाएगा जिन्होंने योगेंद्र साव पर अपने संगठन का सरगना होने का आरोप लगाते हुए धारा 164 के तहत अपना बयान भी दर्ज कराया है। यादवेंद्र, जी मीडिया, हजारीबाग। दो उग्रवादियों ने खुद ये कबूल किया है कि झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री ही उनके संगठन के सरगना हैं। हथियार मुहैया कराने से लेकर वारदातों को अंजाम देने के लिए इशारा भी योगेंद्र साव ही करते थे। लेकिन क्या उग्रवादियों की फौज तैयार करने वाला ये मंत्री झारखंड की लड़कियों को चंद रुपए के लिए बेचने के धंधे में भी शामिल था? अब इसकी भी जांच होगी। योगेंद्र साव का बचना मुश्किल है, कानून की गिरफ्त से निकलना मुश्किल है। सीआईडी को योगेंद्र के खिलाफ गवाह के साथ सबूत भी मिले। उग्रवादियों के साथ मानव तस्करों से रिश्तों का भी हुआ खुलासा। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस के विधायक योगेंद्र साव एक तरफ तो संविधान के मुताबिक पद और गोपनीयता की शपथ लेकर झारखंड के कृषि मंत्री बने हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में रहते हुए दो उग्रवादी संगठन भी चला रहे थे, जिसका मकसद झारखंड के साथ साथ देश को तबाह करना था। जब इसका खुलासा झारखंड टाइगर ग्रुप और झारखंड बचाओ ग्रुप के पकड़े गए कुछ नक्सलियों ने किया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन दो उग्रवादियों ने जब कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते हुए योगेंद्र साव को ही अपने संगठन का सरगना बताया तो फिर कानून के सिपाही सफेद पोश को बेनकाब करने में जुट गए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्री योगेंद्र साव से इस्तीफा लेते हुए मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी, लेकिन जांच का जिम्मा लेने के बाद भी सीआईडी फौरन एक हाई प्रोफाइल हस्ती पर हाथ डालने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मगर जब उसे थोड़ी सी ही तहकीकात में योगेंद्र साव पर लगे आरोप सच लगने लगे तो उसने दिल्ली जाकर एक दोस्त के घर दुम दबाकर छिपे योगेंद्र को धर दबोचा। 23 सितंबर को हमारे पास कांड आने के बाद हम लोगों को पुनः अनुसंधान की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई, चाहे जिला पुलिस की हो और चाहे किसी की हो, सबको एक बार फिर से जांच करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सीआईडी जांच का मतलब ही यही होता है कि पुनः हम लोग अनुसंधान करें। और सब चीज़ों को हम लोगों ने जांचा परखा और भी जो अधिक तथ्य आए या इंट्रोगेशन के दौरान या 164 में जो भी तथ्य आए थे उनकी संपुष्टि के लिए पुनः कार्रवाई हुई और फिजिकली हमारी टीम वहाँ कम से कम 4-5 बार गई और 4-5 दिन तक कार्रवाई हुई। उसके बाद जो भी तथ्य सामने आया है उसके आधार पर ये स्पष्ट हो गया कि माननीय विधायक जी की संलिप्तता थी। लेकिन दिल्ली से योगेंद्र की गिरफ्तारी के बाद जब उनके उस दोस्त और उसके ठिकाने का पता चला तो योगेंद्र साव एक नए आरोपों के घेरे में आ गए, और ये आरोप है मानव तस्करी का। जी हाँ, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दो उग्रवादी संगठनों का यह सरगना मानव तस्करी के धंधे में भी शामिल था और झारखंड की गरीब बेटियों को चंद पैसों के लिए दूसरे शहरों में बेचने के धंधे में जुटा हुआ है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि योगेंद्र साव को दिल्ली के शकूरपुर इलाके से पन्ना लाल महतो नाम के एक शख्स के घर से गिरफ्तार किया गया था, और वो वही पन्ना लाल था जिसे झारखंड का सबसे बड़ा मानव तस्कर कहा जाता है। पन्ना लाल के खिलाफ न सिर्फ कई मुकदमे दर्ज हैं, बल्कि उसके खिलाफ वारंट भी जारी है। मंत्री योगेंद्र साव की उसी के घर से गिरफ्तारी होती है और पन्ना लाल की नहीं होती है, इस पर क्या वो कोई जानेंगे तब न कि पन्ना लाल पर वारंट है। ये तो लोग मंत्री जी को टारगेट करके गए थे ना अरेस्ट करने, तो थोड़ा सा गोपनीय रहता है। हल्ला करके जाते तो लोगों को पता होता तो बताया भी जाता। योगेंद्र साव को गिरफ्तार करते वक्त सीआईडी को जिस पन्ना लाल का नाम याद नहीं रहा, वो मानव तस्करी के धंधे से कमाई कर रांची में अपने नाम से एक टाउनशिप बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए जमीन खरीद कर वो चहारदीवारी भी खड़ा कर चुका है। लेकिन क्या उसके जुर्म की चहारदीवारी में योगेंद्र साव की ईंटें भी लगी हैं? सीआईडी अब इस बात की पड़ताल भी करने वाली है।
भी मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं कि उसकी गिरफ्तारी अब निश्चित रूप से होगी, क्योंकि उसके खिलाफ वारंट है और आगे जो संदिग्ध तक की बात है वो भी इन्वेस्टिगेशन का एक मामला बनेगा। जहाँ तक उसके मानव तस्करी में संलिप्त होने की बात है और या बामदेव से संबंध की बात है, तो बामदेव, जैसा कि आपको विदित होगा, सीआईडी के ही प्रचेष्टा से वो बामदेव गिरफ्तार किया गया था करीब 15-20 दिन पहले। तो इसलिए सीआईडी इसमें कृत संकल्प है कि अगर कोई मानव तस्करी का मामला है और मानव तस्कर जाना माना है और उसके खिलाफ वारंट है तो उसकी गिरफ्तारी होनी है। क्या संबंध है बामदेव के साथ माननीय विधायक जी का या पन्नालाल महतो का, यह एक अनुसंधान का विषय है। यह भी अनुसंधान पूरी तरह से और पूरी गहराई के साथ किया जाएगा। सीआईडी का दावा है कि जल्द ही पन्नालाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी अब इसलिए भी जरूरी हो गई है ताकि इस बात का सच भी सामने आ सके कि क्या योगेंद्र साव भी मानव तस्करी के धंधे से जुड़े हुए थे, और अगर हाँ तो इस गुनाह में उन्होंने किस गहराई तक अपनी पैठ बना रखी थी। सन्नी शारा, जी मीडिया, रांची। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे शहर के लिए दोस्त का खून। उनका इरादा एक कत्ल का था, लेकिन शिकार तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने कत्ल की एक और वारदात को अंजाम दे डाला और फिर बेखौफ होकर शहर में घूमते हुए टारगेट तक पहुंचे और उसे भी मौत की नींद सुला दी। 4 तारीख को हुई कत्ल की 2 वारदातों से जमशेदपुर शहर दहल उठा था, लेकिन अब जब आरोपियों के चेहरे से नकाब उठा है तो हकीकत जानकर हर कोई हैरान है। दशहरे की सुबह जमशेदपुर को दहलाने वाले गिरफ्तार। एक महिला और युवक का किया था कत्ल। पुलिसिया कार्रवाई से खफा होकर युवक की हत्या। मोहम्मद दानिश और जितेश सिंह, ये नाम है इन दोनों नकाबपोशों के, जिन्होंने 4 तारीख की अहले सुबह कत्ल की 2 वारदातों को अंजाम देकर जमशेदपुर को दहला दिया था। इन्होंने जिस तरह और जिस इरादे के साथ एक महिला और एक युवक को मौत की नींद सुलाई, वो बेहद खतरनाक है। हम आपको हत्या के पीछे की वजह और इनके उस इरादे के बारे में बताएं, उसके पहले उन लोगों के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें इन्होंने मौत की नींद सुला दी थी। नाजनीन परवेज नामक एक महिला की जो है चेन छिनतई के क्रम में गोली मारकर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा हत्या की गई थी और उसके कुछ देर बाद ही जुगसलाई थाना के अंतर्गत भी एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि सद्दाम हुसैन नामक एक जिसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि नाजनीन के पास सद्दाम नाम के युवक की हत्या करने वाले ये दोनों आरोपी खूंखार अपराधी हैं। दोनों पर जमशेदपुर के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इन्होंने सद्दाम नाम के जिस शख्स को अपना शिकार बनाया वो भी पेशेवर अपराधी था और दानिश का पुराना दोस्त। इतना ही नहीं, 7mm की जिस पिस्टल से इन्होंने नाजनीन और सद्दाम को मौत की नींद सुलाई, वो भी सद्दाम ने ही दानिश को दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब पुलिस ने दानिश के आतंक से परेशान होकर डीसी के पास उसे जिला बदर करने की सिफारिश भेज दी, तो दानिश को ये शक हो गया कि इसके पीछे सद्दाम का हाथ है, और यही वजह थी कि वो 3 तारीख की रात को उसे मौत के घाट उतारने के इरादे से निकल चुका था। बात यह है कि दानिश जो कई आपराधिक घटनाओं में पूर्व में भी शामिल रहा है और एक कुख्यात अपराधकर्मी है। इसके विरुद्ध जो है जिला पुलिस के द्वारा कुछ दिनों पूर्व जिला बदर का प्रस्ताव, तड़ीपार का प्रस्ताव दिया गया था और दानिश को ये बात का शंका थी कि इसके पीछे जो है सद्दाम के द्वारा जो है पुलिस को कोई गुप्त सूचना दी गई है और उसी का बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक सद्दाम की हत्या के लिए दानिश ने जितेश को साथ में लिया
इसके बाद दोनों ने जमकर शराब पी और नशे की हालत में पूरी रात दुर्गा पूजा पंडालों में घूमते रहे और सद्दाम की तलाश करते रहे। सद्दाम की तलाश में सुबह हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसी बीच जितेश सद्दाम की हत्या में साथ देने के लिए दानिश से पैसे मांगने लगा और पैसा जुगाड़ने का दानिश ने जो रास्ता अख्तियार किया, उसी ने बेकसूर नाज़नीन की जान ले ली। दानिश ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है कि इसने जो अपने पिस्टल था उसको कॉक करके रखा हुआ था और जैसे ही जो नाजरीन परवीन है जिनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई थी घटना में, उनकी चेन छीनने की कोशिश ये कर रहा था, उसी समय पिस्टल कॉक रहने की वजह से और उनके द्वारा यानी जो आपस में जो झपटी हुआ है, उसी में ट्रिगर दब गया और जो है गोली लगी। जी हाँ, नाज़नीन सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि जितेश को पैसे देने के लिए दानिश उसकी चेन छीनने की कोशिश करने लगा। इसी बीच गोली चल गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन नाज़नीन की मौत के बाद इन दोनों का इरादा डगमगाया नहीं और कदमा से जुग सलाई पहुंचकर दानिश ने सद्दाम को फ़ोन किया, जो सद्दाम की ज़िंदगी की आखिरी फ़ोन कॉल बनी। दानिश के द्वारा अपने फ़ोन से सद्दाम को कॉल करके घर से बाहर बुलाया है और जैसे ही सद्दाम घर से बाहर आया है, इसी पिस्टल से जो है उस पर इसके द्वारा जो है चार राउंड फायर किया है, जिसमें से 3 राउंड्स सद्दाम को लगाया और वहाँ भी सद्दाम और उसके बीच में यानी हाथापाई हुई है, जिसमें कि पहली गोली लगने के बाद सद्दाम इस पे यानी एक तरीके से इसको ढकेल के जो है इस पे ये हो गया था। उसके बाद फिर जो है अगली 2-3 गोली जो है दानिश के द्वारा उसको मारी गई है। पुलिस ने 4 दिन के अंदर जिस तरह से आरोपियों को धर दबोचा है, वो यकीनन तारीफ के काबिल है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल और खून से सने वो कपड़े भी बरामद कर लिए हैं जो इन्होंने वारदात के वक्त पहने थे और अब इन्हीं सबूतों की बदौलत पुलिस इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में जुट गई है। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे गोली से नहीं मरता मंगा पाहन। रांची के मंगा पाहन को सीने में गोली लगी, लेकिन उन्हें गोली मारने वाले अपराधी आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि मंगा पाहन उस इंसान का नाम है जिसका गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि मंगा पाहन नाम के उस शख्स में, आप खुद देखिए। अपराधियों ने सीने में मारी गोली, फिर भी नहीं डरे मंगा पाहन। गोली लगने के बाद कार चलाकर पहुंचे थाने। हौसले की बदौलत खतरे से बाहर है मंगा पाहन। स्ट्रेचर पर पड़े ये हैं रांची के वार्ड नंबर 53 से पूर्व पार्षद रहे मंगा पाहन। मंगा पाहन जिस हालत में पहले थाने पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचने के बाद अपने हौसले से मौत को मात दे दी, वो हर किसी के बूते की बात नहीं। लेकिन ये ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि ये अपराधियों से डरने की जगह आखिरी दम तक उनके खिलाफ लड़ाई का मादा रखते हैं। पुलिस के मुताबिक मंगा पाहन बुधवार को शाम 4 बजे रांची के कचहरी चौक से बिरसा चौक की तरफ अपनी मांझा कार से जा रहे थे। तभी डोरंडा इलाके में सैटेलाइट कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने इन्हें करीब से आकर गोली मार दी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन मंगा पाहन ने हौसला नहीं खोया और गाड़ी चलाते हुए सीधे जगन्नाथपुर थाने पहुंच गए। एक हमारे चांदनी चौक हटिया के रहने वाले पूर्व पार्षद मंगा पाहन, उनको आज अभी बता रहे थे कि हम कचहरी से लौट रहे थे। इनका 4 व्हीलर गाड़ी थी। उसके बावजूद कोई मोटरसाइकिल चालक यहाँ पर डोरंडा पेट्रोल पंप DPS के सामने वहाँ पर ओवरटेक मैंने किनारे करके गोली मार दी, जो कि गोली सीने में लगी है।
तुरंत इनकी दिलेरी कही कि चलाते हुए मेरे थाने आ गए, हमने तुरंत अपने लेकर के एडमिट किए हैं, बाकी देखते हैं। पुलिस भी मंगा पहान का हौसला देखकर हैरान है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मंगा पहान पर सरेआम गोली किसने चलाई। इस बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, वो मंगा के मजबूत हौसले की एक और कहानी कहती है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल 7 दिसंबर को हटिया के चांदनी चौक के पास कुछ अपराधियों ने बबलू नाम के एक युवक को गोली मार दी थी। उस घटना के बाद वहां मौजूद लोग इधर उधर भाग गए, लेकिन वो मंगा पहान ही थे जिन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिछाकर अस्पताल पहुंचाया था। और उस मामले में एक अहम गवाह भी है। पुलिस को शक है कि मंगा पहान पर हमला बबलू हत्याकांड में शामिल अपराधियों ने की है। पिछले 7 दिसंबर को एक मर्डर हुआ था हमारा चांदनी चौक में ही। उसमें इंजर्ड को यही पर्सन अपने गाड़ी में लोड करके लाया हुआ था। शायद वो इनको धमकाया था कि ले जा रहे हो, तुम्हारा भी वही हल करेंगे। तो मैं भी वही हो सकता है, हम लोग देखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मंगा पहान खतरे से बाहर है और वो बस यही चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए जिन्होंने सरेआम उनकी हत्या की कोशिश की। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात क्राइम जगत की बड़ी खबरों के साथ।